नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जो आर्ट, एम्बिशन और एक अधूरे इश्क के बीच फंसी हुई है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की मास्टरपीस आंद्रेया डेल सार्टो की। ये एक ऐसे पेंटर की कहानी है जिसके हाथों में तो जादू था, एकदम परफेक्ट, पर शायद उसकी रूह में वो आग नहीं थी। चलिए इस फॉल्टलेस पेंटर की जिंदगी और उसकी कला की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ओके, इससे पहले कि हम पोएम में जंप करें, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब ये क्या चीज है? सोच लीजिए, ये एक वन साइडेड कॉन्वर्सेशन है। एक कैरेक्टर बोलता जाता है एक खास सिचुएशन में, और सामने कोई है जो बस चुपचाप सुन रहा है। लेकिन इस पूरी बातचीत में बोलने वाला अनजाने में ही अपने कैरेक्टर, अपनी कमजोरियों और अपने सच को हमारे सामने उजागर कर देता है। ये एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव की तरह है। तो ये है हमारा आज का सफर। हम इन 6 हिस्सों में आंद्रेया की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम उसके परफेक्ट आर्ट से शुरू करेंगे, फिर उसके कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते, उसकी फिलॉसफी, उसके सुनहरे अतीत की यादें, और आखिर में उसकी लाइफ के उस बेरंग सच्चाई तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मिलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट से, आंद्रेया डेल सार्टो। और सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत कैरेक्टर नहीं है। आंद्रेया रेनेसांस फ्लोरेंस का एक रियल लाइफ पेंटर था। और उससे जानते हैं क्या कहते थे? इल पित्तोरे सेंजा एरोरी, यानी द फॉल्टलेस पेंटर। उसकी टेक्निक इतनी कमाल की थी कि कोई एक गलती नहीं निकाल सकता था। पर जिस जमाने में माइकलैंजेलो और राफेल जैसे जायंट्स थे, आंद्रेया की परफेक्शन थोड़ी ठंडी लगती थी, जैसे उसमें जान ना हो। और पोएम शुरू होती है बम। हम सीधे एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही टेंस मोमेंट में लैंड करते हैं। ऐसा लगता है आंद्रेया और उसकी पत्नी लुक्रेसिया के बीच अभी अभी कोई झगड़ा हुआ है और आंद्रेया बस थोड़ी शांति चाहता है। आप उनके रिश्ते का तनाव पहली लाइन से ही महसूस कर सकते हैं। एन लाइंस को देखिए, इसमें एक थकान है, एक हार है। वो कह रहा है, चलो अब और नहीं झगड़ते, बस एक बार मेरी बात मान लो, बैठ जाओ, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि इस रिश्ते का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। आंद्रेया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी हर ख्वाहिश, सब कुछ उसकी खुशी के लिए कुर्बान करने को तैयार है। यहाँ आंद्रेया अपनी पत्नी की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, लेकिन इन शब्दों पर गौर कीजिए। सर्पेंटाइनिंग ब्यूटी, सांप की तरह लहराती सुंदरता, ये तारीफ भी है और एक खतरे का इशारा भी। और फिर ये लाइन, माई एवरीबडीज मून, चांद मेरा भी है और सबका भी। इन शब्दों में आंद्रेया का डर छिपा है। वो जानता है लुक्रेसिया खूबसूरत है, पर शायद सिर्फ उसकी नहीं। अब हम आते हैं इस पोएम के दिल पर, उसकी आत्मा पर। ये आंद्रेया की जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। वो जानता है उसके हाथ फ्लॉलेस हैं, वो बिना गलती के कुछ भी बना सकता है। लेकिन उसे ये भी पता है कि राफेल जैसे आर्टिस्ट्स की टेढ़ी मेढ़ी इम्परफेक्ट लाइंस में जो जिंदगी है, जो आत्मा है, वो उसकी परफेक्ट तस्वीरों से गायब है। ये टेबल इस फर्क को एकदम साफ दिखा देता है। एक तरफ है आंद्रेया का आर्ट, परफेक्ट, फॉल्टलेस, जिसमें एक सिल्वर ग्रे शांति है, और दूसरी तरफ है बाकी लोगों का काम, गलतियों से भरा, फ्लॉड, लेकिन उसमें ईश्वर की सच्ची रोशनी है। वो खुद कहता है, शायद मेरे काम स्वर्ग के नजदीक हैं, पर उन लोगों के काम सीधे स्वर्ग तक पहुंचते हैं। कितना बड़ा फर्क है। और ये जज करने वाला कोई क्रिटिक नहीं है, ये आंद्रेया खुद है। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उनके काम में भले ही टेक्निकल परफेक्शन कम हो, पर उनके अंदर एक आग है, एक सच्ची रोशनी है जो उनके आर्ट को जिंदा कर देती है। और यही आग आंद्रेया के लो पल्स्ड हैंड, यानी उसके ठंडे बेजान हाथों में नहीं है। अब ये कविता सिर्फ एक दुखी आर्टिस्ट की दास्तान नहीं रह जाती। यहाँ ब्राउनिंग आंद्रेया के जरिए हम सबकी जिंदगी का एक बहुत गहरा सच बता रहे हैं। ये बात है हमारी ख्वाहिशों और हमारी काबिलियत के बीच की दौड़ की। यह इस कविता की और शायद ब्राउनिंग के पूरे काम की सबसे फेमस लाइंस हैं। इंसान की पहुंच हमेशा उसकी पकड़ से आगे होनी चाहिए, वरना स्वर्ग किस काम का। इसका मतलब है कि हमारे सपने हमेशा हमारी हैसियत से बड़े होने चाहिए। अगर हम वो सब कुछ हासिल कर लें जो हम कर सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ने की, बेहतर बनने की वजह ही क्या बचेगी? आंद्रेया को यही दुख है कि उसने कभी लंबी छलांग लगाने की कोशिश ही नहीं की। अपनी इस बेरंग ग्रे जिंदगी से थककर आंद्रेया का मन अतीत की एक सुनहरी यादों में चला जाता है। वो उस वक्त को याद करता है जब वो फ्रांस के राजा फ्रांसिस द फर्स्ट का कोट पेंटर था। वो एक ऐसा दौर था जहां उसे इज्जत मिली, शोहरत मिली और अपनी कला को उसकी बुलंदियों तक ले जाने का मौका मिला। और ये है उसकी बर्बादी की पूरी कहानी।
इन 4 आसान स्टेप्स में। पहले, राजा का संरक्षण, फिर शान और शौहरत से भरा 1 साल, लेकिन फिर लुक्रेतिया ने उसे वापस बुला लिया। और यहाँ उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। राजा के दिए हुए पैसे, जिनसे उसे फ्लोरेंस के लिए आर्ट खरीदना था, उसने उन पैसों से लुक्रेतिया के लिए ये घर बना दिया, एक कैद खाना। पर यादों का नशा उतरता है और अंड्रेया वापस अपनी आंखों के सामने की सच्चाई में आ जाता है। एक बेरंग, कॉम्प्रोमाइज से भरी जिंदगी। वो अब समझ चुका है कि उसने क्या खोया है, और उसने इस हार को, इस निराशा को बस एक्सेप्ट कर लिया है। इन शब्दों में कोई बहाना नहीं है, एक साफ सुथरा कन्फेशन है। मैंने उसके पैसे लिए, मैं लालच में आ गया, ये घर बनाया और पाप किया, और बस बात खत्म। ये आखिरी हिस्सा, एंड ऑल इज सेड, सबसे ज्यादा दर्दनाक है। इसका मतलब है कि अब इसके आगे कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं है। जो होना था एक आखिरी बार। वो अपनी गलती का बोझ लुक्रेजिया पर डालने की कोशिश करता है। वो कहता है, काश तुमने मुझे इस खूबसूरत चेहरे के साथ एक दिल और दिमाग भी दिया होता, मुझे इंस्पायर किया होता। लेकिन अगले ही पल वो जानता है कि ये सच नहीं है। इंस्पिरेशन अंदर से आती है। गलती लुक्रेजिया की नहीं, उसकी अपनी आत्मा की कमजोरी थी। और ठीक तभी, जब वो इन गहरे फिलोसॉफिकल बातों में डूबा हुआ है, बाहर से एक सीटी की आवाज आती है। ये लुक्रेजिया के प्रेमी, उसके सो कॉल्ड कजन का इशारा है। ये एक सीटी एंड्रिया के पूरे इंट्रोस्पेक्शन को, उसके सारे दर्द को एक झटके में तोड़ देती है। और उसका जवाब, जाओ मेरे प्यार, ये उसकी पूरी हार का, उसके आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, एंड्रिया डेल सार्तो आखिर था कौन? एक ट्रैजिक जीनियस जिसे उसकी पत्नी ने बर्बाद कर दिया? प्यार में अंधा एक बेचारा इंसान? या फिर एक कमजोर आदमी जो अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार खुद था, और लुक्रेजिया, वो तो बस एक बहाना थी? आप क्या सोचते हैं? इस गहरे एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लिटरेचर की ऐसी ही अलग अलग दुनियाओं में सफ़र करना पसंद है, तो आगे आने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।